आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक के आलोक में भाग्यवान योग कौन कौन से होते हैं, यानी कि भाग्यशाली बनने के योग। तो हम लोग पुस्तक की बातों को भी पढ़ेंगे और उसे कुंडली पर समझने का प्रयास भी करेंगे। तो बृहत्पराशर होरा शास्त्र पुस्तक के 178 पृष्ठ पर 205वें श्लोक में कहा जा रहा है कि भाग्येश से युक्त शुक्र परम उच्चांश में हो, मातृ स्थान में शनि हो तो बड़ा भाग्यवान होता है। हालांकि चौथे स्थान का शनि बहुत अच्छा फल भी देता है। हालांकि घर में थोड़ा मनमुटाव होती है, वो बात अलग की है, लेकिन बड़े व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है चौथे भाव का शनि। यह कई प्रकार से लाभ देता है, कई प्रकार से सुख भी देता है, लेकिन थोड़ा सा बीमारी वगैरह भी देता है, लेकिन लाभ बहुत देता है शनि। उसके कारण भी कुछ हैं, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भाग्येश से युक्त शुक्र परम उच्चांश में। तो आइए चलते हैं, इसको कुंडली में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी लग्न की कुंडली बना लेते हैं। अगर सिंह लग्न की ही कुंडली हो तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। पुस्तक में लिखा जा रहा है कि भाग्य से युक्त शुक्र परम उच्चांश में हो। मतलब क्या हुआ कि भाग्य भाव का स्वामी शुक्र से युक्त हो। भाग्य भाव का स्वामी शुक्र से युक्त शुक्र से युक्त हो और शुक्र की स्थिति उच्चांश में हो, परम उच्चांश। तो यह क्या हो गया, आइए कुंडली पर समझ लेते हैं। तो शुक्र देव जो है, शुक्र और भाग्य भाव के स्वामी की युति शुक्र के साथ हो और शुक्र की स्थिति परम उच्चांश हो। तो शुक्र की उच्च राशि कौन होती है? मीन। मीन। तो शुक्रदेव यहीं पे हो और मंगल भी हो, और शुक्रदेव का अंशात्मक मान कितना हो? 29 लगभग। शुक्र का उच्चांश क्या होता है? 27। 27 शुक्र का उच्चांश 27 27 अंश होता है। तो 27 अंश के आसपास में शुक्र का अंशात्मक मान हो और भाग्य भाव के स्वामी से युक्त हो। तो भाग्य भाव के स्वामी से युक्त भी हो तो मंगल का भी अंशात्मक मान शुक्र के आसपास में रहेगा, तब तो युति प्रभावी होगी। और यह सूत्र आप सभी स्पष्ट रूप से समझे, बार बार कक्षा में यह चर्चा होती है कि जो ग्रह योग बनाते हैं उनका अंशात्मक मान और लग्न का अंशात्मक मान यदि करीब है तो उस योग का उसे पूरा फल मिलता है। तो अगर मंगल का भी अंशात्मक मान शुक्र के अंशात्मक मान के समकक्ष हो और लग्न का भी अंशात्मक मान समकक्ष हो, अब यहीं पे शुक्र है तो यहाँ पर लग्न का अंशात्मक मान 18 भी हो तब भी चलेगा, 18 से जितना अधिक होगा उतना अच्छा है। मंगल का भी अंशात्मक मान 18 से जितना अधिक होगा उतना ही अच्छी है, क्योंकि और करीब होता चला जाएगा और लाभ मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो शुक्रदेव है अष्टम भाव में है, शुक्रदेव अष्टम भाव में है, लेकिन अष्टम भाव का भी तो कुछ दोष होता है कि जो जिस भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो जाए या कोई योग अष्टम भाव में बनते हैं, कोई शुभ योग, उस योग शुभ योग का पूरा फल नहीं मिलता है। अगर यहीं किसी दूसरे लग्न की कुंडली होती, यहीं किसी दूसरे लग्न की कुंडली होती, अगर मान लिया जाए कि यही कुंडली कर्क लग्न की होती, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, अब
शुक्रदेव कहाँ हो जाएंगे फिर? भाग्य भाव। शुक्रदेव भाग्य भाव में ही होंगे। अब शुक्र यहाँ हो जाएंगे और वह किसके साथ युक्त हो? तो भाग्य भाव के स्वामी के साथ में युक्त हो, यानी कि शुक्र गुरु की युति होगी। अब बतलाइए दोनों योग समान है कि नहीं है? अंशात्मक मान उसी के आप समकक्ष हो, तो यह भी शुक्र मंगल का जो युति हुआ इसी पुस्तक के सूत्र के आलोक में हो गया ना। जी। कुंडलियां दो हो गई, लग्न दो हो गया, योग एक ही है। तो किसी कुंडली में यह योग ज्यादा प्रभावी हो जाएगा, किसी कुंडली में कम प्रभाव। कम प्रभावी हो जाएगा। इसके कारण क्या है? तो अब यह एक योग जो बना यह भाग्य भाव में ही उच्च का ग्रह बैठा हुआ है और स्वराशि का बैठ गया तो और भी उत्तम हो गया। और देव गुरु बृहस्पति लग्न को भी देख रहे हैं तो अपने उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव को भी देख लिए तो मित्रवत दृष्टि से देखे, सभी कुछ तो अच्छा हो, तो भाग्य और ज्यादा मजबूत हो गया। तो यह सूत्र बने। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले सूत्र पर चर्चा करते हैं। अगला सूत्र है कि भाग्य स्थान में गुरु हो, भाग्येश केंद्र में हो तो 22 वर्ष के बाद में भाग्योदय होता है। यह सूत्र आसान है, इसको समझना कोई खास मुश्किल नहीं। यानी कि कुंडली के नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति हो और 9वें भाव के स्वामी केंद्र में हो तो भाग्योदय 22 वर्ष के बाद में भाग्योदय होता है। तो इसको हम लोग ऐसे ना समझे, यह सूत्र कुछ दूसरे प्रकार से प्रभावी होता है। यह सूत्र कुछ दूसरे प्रकार। तो यह सूत्र किस प्रकार प्रभावी होता है इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यदि सूत्र में यहां पर है कि भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति हो, भाग्य भाव का स्वामी केंद्र में हो। अब यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे नवम भाव में। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे अब 1 नंबर की राशि है तो मंगल देव केंद्र में हो गए तो अच्छी बात हो गई, या यहाँ हो गए तो ठीक हुआ, यहाँ हो गए तो उत्तम, यहाँ हो गए तो उत्तम। तो इस सूत्र को हम लोग कैसे कुंडली के फलादेश हम किसी का करते हैं, किसी की कुंडली आ गई तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यह बच्चा जो है इसका नौकरी लगे या जॉब लगे, कोई भी और यदि कुंडली में नौकरी इत्यादि लगने के योग हैं तो हम सीधे कहेंगे कि हाँ यह पढ़ लिख लेगा, जो ही यह ग्रेजुएशन करेगा तो लगे हाथ बहुत जल्दी, इसको ज्यादा अटेम्प्ट परीक्षा देने की भी आवश्यकता नहीं होगी, पहला या दूसरा अटेम्प्ट में नौकरी होने की संभावना है, या जीवन के शुरू के ही समय से इसका काम धंधा चल पड़ेगा, पैसे कमाने लगेगा, ये पैसा कमाना शुरू कर लेना, व्यवसाय इत्यादि शुरू कर लेना, नौकरी शुरू कर लेना, यानी कि कम उम्र में से ही व्यक्ति अपना काम शुरू कर देगा।